तो चलिए बढ़ते हैं आज की फिर से एक डरावनी कहानी के साथ। दोस्तों, मैंने उत्साह में आके विनोद जी को तो बोल दिया, कोई भी स्थिति में मैं गाड़ी तो नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत साल मेहनत करने के बाद एक गाड़ी खरीदी थी। तो ऐसी हालत में मैं अपनी गाड़ी को किसी भी कीमत पे तो नहीं छोड़ सकता था। और ऊपर से विनोद मुझे बार बार डराए जा रहा था। विनोद मुझे इस तरीके से डरा रहा था मानो जैसे कि आज अगर हम गाड़ी में रुकेंगे तो हमारी मौत हो जाएगी। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, बारिश और कीचड़ से बचने के लिए दूसरे एक नए रास्ते से जा रहे थे जो न्यू दिल्ली की तरफ जा रही थी। वो रास्ता कहाँ जाती वो हमें पता भी नहीं था, लेकिन वो रास्ता थोड़ा कच्चा था। उस रास्ते पे गाड़ी का आना और जाना मतलब ना के बराबर ही था। उस रास्ते के बीच हम दोनों इस तरीके से फंस गए थे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि गाड़ी को छोड़ के हम चले जाएं या यहीं पे रुके। पर दरअसल गाड़ी के अंदर थिएटर में पानी सूख गया था या कोई दूसरी समस्या आ गई थी, जिसके वजह से हम दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और टेंशन हो गई थी कि अब हम क्या करें। पर मेरा दोस्त का कहना था कि हम गाड़ी को यहीं पे छोड़ दें, पर इसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था। दिल्ली के ऐसे वीरान सड़कों पे चोरी होना एक आम बात है, और अगर मेरी गाड़ी चोरी हो जाती तो मेरी तो पूरी ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाती। इसीलिए मैं किसी भी कीमत पे गाड़ी को छोड़ के जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। फिर मैंने विनोद को बोला, भाई तू जाना चाहता है तो जा सकता है, मैं यहीं पे रात को रुक के गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करूँगा, मैं रात को यहीं पे रेस्ट कर लूँगा। फिर अंत में विनोद को भी मेरी बात माननी ही पड़ी और विनोद भी मेरे साथ गाड़ी में रुकने के लिए तैयार हो गया। मैं अपनी जिद छोड़ने वाला नहीं। ऐसे में विनोद भी गाड़ी के पीछे वाली सीट को नीचे करके आराम से लेट गया। रात के 10 बज चुके थे और बाहर मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। लग रहा था ये काले बादल कभी भी बरस सकते हैं। वो काले बादल चांद और तारों को अंदर अपने समेटा हुआ था और इसकी वजह से अंधेरा पूरे अपने चरम सीमा पे था। वहाँ पे इतनी अंधेरा हो गई थी कि मैं अपने से लेके 20 फीट भी नहीं देख सकता था। और मैं गाड़ी को अपने स्टार्ट करने की पूरी कोशिश करते रहा, पर लास्ट में जाके मेरी गाड़ी और मेरी भरोसा ने भी मुझे धोखा दे दिया। फिर मैंने भी गाड़ी को बंद करके रेस्ट करने का सोचा। तभी विनोद पीछे वाली सीट से मुझे बोलता है, भाई तुझे पता नहीं होगा, ये रास्ता काफ़ी ज़्यादा ही डरावना है, लोग ऐसा कहते हैं। ये सुन के मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। फिर मैंने विनोद से पूछा, भाई इस रास्ते में ऐसा क्या है कि लोग इस पे रुकने से मना करते हैं? भाई वो तो देख, मुझे नहीं मालूम भाई, पर जैसा मैंने अपने बड़े लोग से सुना है मैंने तुझे बता दिया भाई। इससे पहले कि मैं और कुछ विनोद से सवाल करता, उसी के पहले एक इतना ज़ोर का वहाँ पे धमाका हुआ। वो धमाका काफ़ी इतना तेज़ था कि हम दोनों के दिल दहल गए और हमारी शरीरों में भी प्रभाव पड़ने लगा था। मैंने विनोद को बोला, भाई ये क्या हो गया? विनोद डरते हुए बोला, भाई मुझे क्या मालूम, शायद बाहर निकल के देख, गाड़ी का कहीं टायर तो ब्लास्ट नहीं कर गया। ये सुनकर मैंने गाड़ी से बाहर निकला और फ़ोन की टॉर्च जलाई। टॉर्च जला के मैंने देखा गाड़ी की टायर बिल्कुल ही ठीक थी और मैं आसपास देख भी रहा था। दूर दूर तक नहीं तो कोई दुकान दिखाई दे रहा था और ना ही कोई चीज़ का साधन दिखाई दे रहा था। फिर मैं आजू बाजू के मैकेनिक से जब बात करने की कोशिश की तो वो भी आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। उनका कहना था इतनी रात को मैं नहीं आ पाऊँगा। फिर मैंने सब मैकेनिक को एडवांस देने की भी बात की, तब भी वो नहीं आना चाहते थे। सभी मैकेनिक ने आने से साफ मना कर दिया। इसीलिए हम दोनों के लिए गाड़ी में रुकना ही अच्छा था। और गाड़ी के सामने हम लोगों ने देखा, ऐसा कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रहा था जिससे कि धमाका हो। ये हरकत हमें बहुत डरा रही थी, क्योंकि इतने बड़ी जगह पे ऐसा कोई चीज़ नहीं था कि जिससे बहुत बड़ा धमाका हो। आखिरकार ये मैं पता नहीं लगा पाया कि आवाज़ कहाँ से आई थी। फिर मैंने गाड़ी के अंदर जाके देखा तो मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। दरअसल मैंने जो देखा, विनोद काफ़ी डरा हुआ था और विनोद की आंखें पूरी लाल लाल हो गई थी। उसकी सांसें भी फूल रही थी और वो पसीने से पूरा तरबतर हो गया था। ये देख के मैंने विनोद से पूछा, अरे भाई तू घबरा क्यों रहा है और तुझे क्या हो गया है? विनोद ने जवाब दिया, भाई सामने देख। और जैसे कि मैं सामने देखा, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मैंने विनोद को बोला, सामने तो भाई कुछ भी नहीं है। तब भी विनोद काफ़ी घबराया हुआ और डरा सा लग रहा था।
वो ऐसा डरा हुआ लग रहा था जैसे कि किसी भूत को देख लिया हो। फिर मैंने उसे बोला, भाई वो तेरा भ्रम हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तू ऐसा कर, आराम कर। ये बोल के मैंने जैसे ही अपने मुंडी को सामने घुराया, फिर जो मैंने देखा, देखने के बाद मेरा भी शरीर पूरा पसीने से तरबतर हो गया और मैं भी काफ़ी डरा सा हो गया। मेरी भी पूरी हाल ख़राब होने लगी। अब मुझे समझ में आ गया था विनोद मुझे यहाँ पे क्यों रुकने से मना कर रहा था। सामने का जो मैंने दृश्य देखा था वो काफ़ी खौफनाक था। टाइम बीतने से पहले ही मैंने गाड़ी को चारों तरफ से लॉक कर दिया था। किसी भी हालत में मुझे कोई खतरा नहीं उठाना था। मैंने देखा कि गाड़ी के हेडलाइट के सामने एक औरत मुझे दिखाई दे रही थी जो रास्ते पे लेटी हुई थी। देख के तो कोई भी समझ जाता कि ये औरत कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं थी। वो आस्ते आस्ते रेंगते हुए हमारी गाड़ी के पास आ रही थी और उस औरत का पूरा जबड़ा फटा हुआ था। सीधे भाषा में बताया जाए तो वो एक पिशाचनी थी, जिसको कोई कमज़ोर दिल वाला अगर देखे तो उसकी संग संग वहीं पे मौत हो जाएगी। मुझे डरा सा देखते हुए विनोद समझ गया कि वो चीज़ का मुझे भी एहसास हो चुका है, जिसे देख के मैं डर रहा हूँ। तब विनोद ने कहा, भाई मैंने तुझे पहले ही बोला था यहाँ पे मत ठहर, पर तूने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। अब हम दोनों को अपनी गलती की सज़ा भुगतनी होगी। फिर मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट करने की पूरी कोशिश की, पर गाड़ी तो एकदम स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा था और वो औरत लगातार हमारी गाड़ी की तरफ बढ़ते जा रही थी। और ये देख के मुझे लगा कि मैं काफ़ी डर रहा हूँ उसको देख के, इसलिए मैंने गाड़ी की आगे वाली हेडलाइट बंद कर दी। मैं डरा समय यही सोच रहा था कि वो औरत कहीं हमारी गाड़ी के अंदर ना आ जाए, और तभी किसी ने अपने हाथ से कांच के ऊपर मारा और ये एहसास करते ही मैं अपने गाड़ी के अंदर गिर गया, क्योंकि मैं समझ चुका था ये और कोई नहीं, वही औरत है जो मेरे सामने दिखाई दे रही थी, जो रेंगते हुए आ रही थी। फिर मैं पीछे घूमते हुए विनोद को बोला, भाई अब हम क्या करें? तो विनोद ने बोला, भाई जब तक वो गाड़ी के अंदर नहीं आ जाती है हमें गाड़ी के अंदर ही रहना चाहिए, और जब वो गाड़ी के अंदर आ जाएगी भाई तब तो हमें भागना पड़ेगा, और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है हमारे पास, और अभी तक इस रास्ते से हमने कोई दूसरी गाड़ी को भी जाते या कोई दूसरा साधन भी नहीं देखा है। उसकी बात हमें भी काफ़ी हद तक सही लगी। जब तक वो औरत हमारे लिए कोई खतरा ना बन जाए हमें गाड़ी के अंदर ही रहना चाहिए, यही हमारे लिए अच्छा होगा। पर क्या पता वो औरत हमारी गाड़ी के अंदर आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। बस हम तो भगवान के ही भरोसे थे, भगवान से मना रहे थे कि बस वो औरत हमारे गाड़ी के अंदर ना आ जाए। दोस्तों डर के मारे हम दोनों की हालत पूरी पतली हो चुकी थी। तभी गाड़ी पे एक दस्तक होती है। कोई बार बार दरवाज़ा को ढकढकाता और खोलने को बोलता, पर हम लोग काफ़ी इतने डरे हुए थे कि हमारे मुंह से कुछ आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, पर वो गेट ढकढकाया जा रहा था। फिर थोड़ी देर बाद हमें एक आवाज़ सुनाई देती है, गाड़ी का दरवाज़ा खोलो। पर ये आवाज़ किसी आदमी की थी। लेकिन हम इतना तो जानते थे कि काली शक्तियाँ कुछ भी कर सकती है और वो किसी भी तरीके के आवाज़ निकाल सकती है। तभी मेरे साइड खिड़की पे अचानक से उजाला होने लगा। तभी मैंने देखा कि वो एक लालटेन की रोशनी थी और वो रोशनी अचानक ही मेरे शीशे के सामने आने लगी। तभी मैंने देखा कि उस लालटेन को पकड़े हुआ एक आदमी था, जिसकी मोटी मोटी दाढ़ी और बड़ी बड़ी आंखें थी, और वो आदमी हल्का हल्का सा मुस्कुराए जा रहा था। उस डेविल मुस्कुराहट के पीछे क्या राज था ये तो मुझे नहीं पता था। और फिर वो आदमी तभी बोलता है, कांच नीचे करो। मुझे हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी, तब भी मैंने गाड़ी का कांच नीचे नहीं किया। वो आदमी 3 से 4 बार बोलता रहा, गाड़ी के कांच नीचे करो। तभी मेरा दोस्त विनोद मुझे बोलता है, भाई एक बार कांच नीचे करके तो देख, क्या पता ये हमें निकलने का कोई रास्ता बता दे। ऐसे तो उस आदमी पे मुझे थोड़ा भी विश्वास नहीं था, तब भी मैंने कांच थोड़ा सा नीचे किया। तभी उस आदमी ने बोला, तुमने यहाँ पे आके बहुत बड़ी गलती कर दी है, और दूसरी बात तुम्हें तो यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था, और जब आ ही गए हो तो बचने का रास्ता भी जान लो। पर मैं तुम्हें ये बता दूं कि यहाँ से बचना इतना भी आसान नहीं है। वो जो रेंगने वाली पिशाचिनी को तुमने देखा है वो बहुत ही खतरनाक है। वो चाहे तो यहाँ पे तुम्हें अभी तुरंत ही मार सकती है। लास्ट में उस आदमी ने बोला, अगर उस पिशाचिनी से तुम्हें बचना है तो उसकी लाश को तुमको जलाना पड़ेगा। उसकी लाश यहीं रास्ते के कहीं अगल बगल में है। उसके ऊपर काफ़ी पत्थर रखे हुए। उसे कई आदमियों ने जलाने की कोशिश की पर कोई जला ना पाया, और तुम गाड़ी में बैठे हुए थे
इसलिए अभी तक सेफ हो। अगर रात के 2 बजे से पहले अगर वो तुम्हें कुछ नहीं कर पाई या तुम उसे कुछ नहीं कर पाए तो समझो तुम्हारी मौत पक्की है। इससे पहले उसे जो भी जलाने की कोशिश की उसे वो बच के जाने नहीं दी, मार दी। और वो आदमी ये बोलकर अचानक ही हवा में गायब हो गया। ये देख के हमारी और भी हालत ख़राब होने लगी और हम काफ़ी डरे हुए थे। और हमारे पास अब 2 ही रास्ता बचा था। एक रास्ता ये था कि उस पिशाचनी का लाश ढूंढ के हम उसे जला दें, या दूसरे रास्ता ये था कि गाड़ी में बैठ के हम अपनी मौत का तमाशा देखें। ऐसे में मैंने विनोद को बोला, भाई 2 बजे से पहले वो पिशाचनी हमें कोई नुकसान नहीं दे सकती है। अभी भी हमारे पास 40 मिनट है और यही सही समय था हमारे पास। तभी विनोद ने बोला कि उस औरत को मैं जलाने की पूरी कोशिश करने वाला हूँ, तुम अपना देख लो तुम क्या करोगे। विनोद का बात सुन के हमने ये ठान ली थी कि या तो अपनी जान बचाते हुए मरेंगे या तो ऐसे ही मरेंगे, या तो हम अपनी जान बचा लेंगे। ये सुन के हमने गाड़ी से नीचे उतरी। हम गाड़ी से नीचे उतर चुके थे और अगल बगल से हमने पूरी सामान तैयारी कर ली थी जो एक पूरे डेड बॉडी को जलाया जाता है। फिर हमने गाड़ी से पेट्रोल निकाला, पेट्रोल को एक बोतल में भर लिया। फिर हमने एक लाइटर ले लिया। अब किसी भी कीमत पे उस डेड बॉडी को ढूंढ के हमें जलाना था और इधर उधर हमने ढूंढने लगे। तभी मुझे एक एहसास हुआ कि वो औरत हमारे पीछे आ चुकी है और उसका डरावना चेहरा देख के तो मेरा पूरा दिल ही दहल गया। तब भी मैंने पूरे हिम्मत और साहस के साथ उस औरत का सामना किया और मैं आगे बढ़ा। फिर मैं जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा तो मुझे एक बोर्ड दिखाई दिया। बोर्ड पे लिखा हुआ था छोटी देवी का अंतिम संस्कार। ये देखने के बाद हमारी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। मैं इतना तो समझ गया था कि वो पिशाचनी का डेड बॉडी यहीं पे छुपाया गया है और यही वो पत्थर है जिसके नीचे उसका डेड बॉडी दबा हुआ है। फिर हम दोनों वो पत्थर के पास पहुंच गए और फिर तभी हमें एक एहसास होता है कि कोई हमारा पैर पकड़ के ज़मीन के नीचे खींच रहा है। हमने पूरी कोशिश की तब भी वो खींचे ही जा रही थी और उस आदमी ने बोला था अगर उस डेड बॉडी को हम जलाने की कोशिश करेंगे तो बड़ी बड़ी मुसीबत हमारे सामने आने लगेगी। तभी मुझे एहसास हुआ कि कोई बड़ा बड़ा नाखून मेरे पैरों के अंदर घुसेड़ दिया है। तब भी मैंने अपना जिद नहीं छोड़ा, उस पत्थर को उठाने की पूरी कोशिश करते रहा। फिर हम दोनों ने हिम्मत करते हुए उस पत्थर को हटाया। तो पत्थर को हटाने के बाद हमने देखा एक सच में वहाँ पे एक डेड बॉडी है। वो हल्का फल्का एक कंकाल था। फिर हमने सोचा शायद ये वही कंकाल है जिसे हमें छुटकारा मिल पाएगा और हमारी जान बच पाएगी। तभी विनोद ने हिम्मत दिखाते हुए कंकाल के ऊपर पेट्रोल छिड़क दिया और छिड़कते ही हम दोनों को ऐसा लग रहा था हम दोनों के पूरे पैर कट के निकल जाएंगे। शायद ये वही दृश्य है जहाँ पे सभी लोग हार मान जाते, पर हमने हार नहीं मानी और हमने पेट्रोल छिड़का हुआ था और हमने आग लगा दिया। और हमें इतना तो पता था अगर इस कार्यक्रम को अगर हम यहाँ पे रोक दिए तो हमारी मौत पक्की है। तभी हमने तुरंत आग लगा दिया और पेट्रोल ने तुरंत आग भी पकड़ लिया। तभी हमने महसूस किया पीछे से कोई चिल्ला रहा है। तभी हमने पीछे घूम के देखा तो हमने जो दृश्य देखा वो महिला जो पीछे ज़मीन पे रेंग रही थी वो अब जल रही हो और उसकी चिल्लाने की आवाज़ इतनी तेज़ थी जैसे कि हमारे कान से पूरे खून के छींटे निकल जाते। और फिर हम इतना तो समझ गए थे ये महिला अब जो जल गई थी ये इसको अब मुक्ति मिल चुकी है जलने के बाद। इस महिला का आत्मा काफ़ी दिन से भटक रहा था और अभी तक ऐसा कोई शख्स ही पैदा नहीं हुआ था कि इसका कोई अंतिम संस्कार कर पाए। ये सब दृश्य देखने के बाद फिर जब हमने अपना पैर पे ध्यान दिया तो पैर को देखने के बाद ऐसा लग रहा था किसी बड़े काम को हमने अंजाम दिया हो और हमारी पैर से पूरे मांस बाहर निकल गई थी, खाली हड्डी ठीक से दिखाई दे रहा था। तभी हम दोनों ने एक डॉक्टर के पास गया और जाके पट्टी करवाया। और अच्छी बात तो ये है दोस्तों कि हम लोग उस दिन अपनी जान बचाने में सफल हो पाए। और हम लोग तब से वही सोच रहे थे वो इंसान कौन था जो हमें इतना अच्छा राय दिया था। फिर ये घटना के बारे में हमने कई लोग से बताया भी, पर कोई आदमी को इसके बारे में कुछ पता नहीं था कि वहाँ पे एक ऐसा आदमी भी रहता है जो ये अच्छा राय देता है। पर हाँ, इतना सबको ज़रूर पता था कि उस रास्ते में कहीं मौतें होते रहती है, वहाँ पे कोई पिशाचनी का बास है। और उस आदमी के बारे में लोगों को कोई कुछ भी नहीं पता था कि कोई एक आदमी हमेशा किसी की मदद करने के लिए तैयार रहता है। फिर कई साल बाद भी इस घटना को जब भी हम याद करते तो हमारी रोंगटे काँप जाती है और हम कभी समझ नहीं पाए कि अचानक हुआ क्या था हमारे साथ, और ये घटना हम जीवन में कभी भी भूल नहीं पाएंगे।
तो दोस्तों बस इस कहानी में इतना ही। मिलते फिर से कोई एक दूसरे घटनाओं के साथ। तब तक चैनल पे बने रहे, चैनल को लाइक करें और कैसा आपको स्टोरी चाहिए कमेंट करें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।